12 बम धमाकों के आरोपी और इंडियन मुजाहिदीन का सह संस्थापक यासीन भटकल को भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को यासीन भटकल की सालों से तलाश थी। भटकल के साथ आईएम के एक और आतंकवादी असदुल्ला अख्तर को भी गिरफ्तार किया गया है। अख्तर आईईडी एक्सपर्ट है। 2011 का मुंबई ब्लास्ट केस, अहमदाबाद ब्लास्ट केस हो या फिर 2013 में हैदराबाद के दिलसुख नगर ब्लास्ट का मामला हो या फिर पुणे का जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस, यानी यासीन भटकल पर आरोप है कि इस आतंकवादी ने धमाकों को अंजाम दिया। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यासीन भटकल की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। यासीन भटकल हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के सोर्सेज से पकड़ा गया है। वो पकड़ा गया, ये बात सही है। इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक यासीन भटकल आज शिकंजे में है, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह सुरक्षा एजेंसियों का बेहतर तालमेल है। पिछले साल जुलाई को बोधगया के महाबोधि मंदिर में हुए बम ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए की टीम को कुछ ऐसे संदिग्ध नंबर मिले थे जो ब्लास्ट के बाद से ही बंद थे, जिस पर एनआईए और बिहार पुलिस की टीम ने मिलकर जांच शुरू की। उसी संदिग्ध नंबर से यासीन भटकल के नेपाल आने जाने की पुष्टि हुई और ये भी पता चल गया कि वो कब और कहाँ होगा। इसके बाद से स्पेशल टीम ने नेपाल की वीरगंज और रक्सौल में जाल बिछाया और भटकल को दबोचने में कामयाब हुई। बिहार पुलिस और एनआईए की टीम ने मिलकर नेपाल सीमा के पास रक्सौल में इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए अपनी योजना के अनुसार कार्रवाई की गई। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल का डीएनए टेस्ट होगा ताकि ये साबित किया जा सके कि वही यासीन भटकल है। इसके पहले भटकल को मोतिहारी के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी यासीन भटकल 4 दिन पहले ही बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर पर पकड़ लिया जाता, लेकिन 12 धमाकों का ये मास्टरमाइंड सीमा पर तैनात एसएसबी के आलाधिकारियों को चकमा देने में कामयाब रहा और नेपाल चला गया। सूत्रों की माने तो पकड़े जाने के बाद यासीन भटकल से एसएसबी ने घंटों पूछताछ भी की, लेकिन इसने बड़ी ही चालाकी से चकमा दे दिया। गौरतलब है कि भारत नेपाल सीमा से ही कुछ दिनों पहले आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा को गिरफ्तार किया गया था। जून में भी 3 कश्मीरी आतंकी भारत नेपाल सीमा से पकड़े जा चुके हैं। 2008 में पाकिस्तानी जासूस मसूर को भी एटीएस ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा था। गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल को कल स्पेशल प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। नाम और ठिकाना बदलने में माहिर यासीन भटकल सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए कई बार बिहार के दरभंगा जिले के मब्बी थाना के जमाल चक गाँव में रहा। भटकल ने यहाँ कई बार अपना नाम भी बदला था, कभी इमरान तो कभी डॉक्टर साहब तो कभी यासीन के नाम से भी अपनी पहचान बताता था। यासीन भटकल कई बार बड़ी आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद जमाल चक गाँव आया, लेकिन पुलिस को इसकी भनक नहीं मिल पाई। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद मब्बी के तत्कालीन थाना प्रभारी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। एटीएस टीम के अनुसार जो है मोहम्मद इमरान यहाँ पर नाम था, उसका पहले का नाम यासीन भटकल, वो इमरान के नाम पर यहाँ पर में रहता था। दिल्ली समेत मुंबई और पुणे के ब्लास्ट में आरोपी है यासीन भटकल। एनआईए ने इसे मोस्ट वांटेड बताया है। इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। भटकल का जन्म 15 जनवरी 1983 को कर्नाटक के भटकल थाना इलाके के मखदुम कॉलोनी में हुआ था। इसके करीब 1 दर्जन नाम है। एक बार इसे कोलकाता पुलिस ने जाली नोटों के केस में पकड़ा था। तब इसने अपना नाम पुलिस को शाहरुख बताया था। बाद में पुलिस को पता चला कि ये तो यासीन भटकल था। यासीन भटकल और यास भटकल आईएम के लिए काम कर रहे थे। यासीन की गिरफ्तारी के बाद कई राज्यों की पुलिस उसे कस्टडी में लेने के लिए कार्रवाई शुरू कर चुकी है। यासीन भटकल और असदुल्ला अख्तर, इन दोनों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नेपाल बॉर्डर के पास में अरेस्ट किया है। कई एजेंसी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। कई शहरों की पुलिस जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। आतंक के पर्याय यासीन भटकल की गिरफ्तारी को सियासी दलों ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी बताया है। कांग्रेस और बीजेपी समेत तमाम दलों ने सुरक्षा बलों की इस कामयाबी की तारीफ की है। भटकल की तलाश बहुत दिनों से थी। जो इंडियन मुजाहिदीन नाम का संगठन बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है और भारत में नफरत फैलाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, तो ये बड़ी कामयाबी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने यासीन भटकल की गिरफ्तारी पर एनआईए और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को बधाई दी है। एनआईए का अभिनंदन करूंगा। सुशील कुमार शिंदे जो देश के गृह मंत्री है, उनका भी मैं अभिनंदन करूंगा, मेरी पार्टी, क्योंकि देश की सुरक्षा को सेंध लगाने का काम भटकल ब्रदर्स ने किया था। देश की अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े पूर्व अधिकारियों ने भी आतंकी यासीन भटकल की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी माना है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत 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 महत्वपूर्ण कामयाबी है और मेहनत का फल एजेंसीज को मिला है। भारत नेपाल सीमा से पकड़े गए आतंकी यासीन भटकल की भारत में 2008 से 2013 तक हुए कई शहरों में सीरियल बम धमाकों में तलाश थी। 13 मई 2008 जयपुर ब्लास्ट में 9 सीरियल धमाकों में 80 लोगों की मौत, 216 घायल। 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए जिसमें 56 लोगों की मौत हो गई और 200 लोग घायल हुए। 13 सितंबर 2008 दिल्ली में 5 धमाके हुए जिनमें 30 लोगों की मौत हो गई। 13 फरवरी 2010 को पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट में 17 लोगों की मौत हो गई थी। 17 अप्रैल 2010 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भी आतंकियों ने धमाका किया। इस ब्लास्ट में 15 लोग घायल हो गए थे।
7 दिसंबर 2010 को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हुए धमाके में 2 घायल हो गए थे। 13 जुलाई 2011 को मुंबई में सीरियल ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत हो गई थी और 130 लोग घायल हो गए थे। 7 सितंबर 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हुए ब्लास्ट में 12 लोगों की जान चली गई थी। 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद में हुए 2 धमाकों में 17 लोगों की मौत हो गई थी। 17 अप्रैल 2013 को बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट में 16 लोग जख्मी हो गए थे। पिछले 6 महीने से एनआईए की टीम दरभंगा और आसपास के इलाके में यासीन भटकल की गिरफ्तारी के लिए डेरा डाली हुई थी, लेकिन भटकल चकमा दे जाता था। आखिरकार आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने भटकल और उसके आतंकी मॉड्यूल के बारे में कई बड़े खुलासे किए। टुंडा ने नेपाल में भटकल के 3 ठिकानों के बारे में बताया था। साथ में ये भी बताया था कि यासीन भटकल अक्सर नेपाल जाता है और मोहम्मद असद के नाम का इस्तेमाल करता है। सूत्रों के मुताबिक भटकल बिहार के दरभंगा में शिवधारा इलाके में काफी दिनों तक रहा था। वो अपना नाम बदल कर रह रहा था, कभी इमरान तो कभी दूसरा नाम। भटकल अपने आप को यूनानी डॉक्टर बताता था, पर बुधवार को आखिरकार कामयाबी मिली गई। भटकल ब्रदर्स भारत में त्योहारों के सीजन में आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इस सिलसिले में यासीन की मुलाकात रियाज भटकल से नेपाल में होने वाली थी, पर मुलाकात से पहले ही यासीन भटकल को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एमपी से लेकर बिहार तक बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। बिहार की एक बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में है। बिहार के आरा में बाढ़ का इतना प्रकोप है कि कई गांवों का दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट गया है। गांव के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते बिहार के करीब 20 जिलों में बाढ़ के पानी से हजारों एकड़ की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जहां तक नजर डालो सिर्फ पानी ही पानी। आरा में गंगा से आई बाढ़ ने बड़े इलाकों को अपनी जद में ले लिया है, तो पटना में गंगा का जलस्तर पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। वहीं गंगा की नाराजगी पटना से आगे बेगूसराय तक अपना कहर दिखा रही है। कई इलाकों में प्रशासन या तो पहुंच नहीं पाया या फिर प्रशासन की मदद नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में लोग अब गंगा का जलस्तर घटने की प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे कि उनकी मुसीबत कुछ कम हो सके। कोयला घोटाले में धीमी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई और जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया। कोलगेट की लापता फाइलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इस संबंध में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई। दरअसल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 169 कंपनियों की जांच की जा रही है, उसकी आखिरी रिपोर्ट अगले 4-5 महीने में दाखिल कर दी जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप अभी भी पहले गियर में चल रहे हैं, आपको जांच में तेजी लानी होगी। अभी तक तो 169 में से 132 कंपनियों में जांच की शुरुआत भी नहीं हुई है। गौरतलब है कि कोयला घोटाले में गायब हुई फाइलों को स्वीकार करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था और इन दस्तावेजों को खोजने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति गठित करने की बात कही थी। दस्तावेजों को तलाशने के लिए कमेटी को 1 माह की मोहलत दी गई थी। रुपए की गिरती कीमत को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सरकार ने आज लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पेश कर दिया। दोपहर 12 बजे सदन की कार्रवाई जब दोबारा शुरू हुई तो ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस बिल को पेश किया। विपक्ष को खुश करने के लिए सरकार ने उसके कुछ संशोधनों को मान लिया है, लेकिन बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने किसानों के हितों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। जब उसकी जमीन जा रही है तो उनको रेट तो मिले ही मिले, लेकिन जो इंडस्ट्री है उसमें उसको भी शेयर रहना चाहिए। टूथलेस बिल हो, किसानों का हित कहीं से सुरक्षित नहीं रहा, दिखावे के लिए उसको सुरक्षित दिखाया गया। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी आज लोकसभा पहुंची। खाद्य सुरक्षा विधेयक पर वोटिंग के दौरान सोनिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसी दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। आज 3 दिन बाद सोनिया पूरी तरह से स्वस्थ दिखी और लोकसभा की कार्रवाई में शिरकत की। आज लोकसभा में यूपीए का एक और अहम बिल भूमि अधिग्रहण विधेयक पेश किया जाना था, इसलिए कयास लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी आज लोकसभा की कार्रवाई में जरूर हिस्सा लेंगे। सोनिया के सदन में पहुंचते ही कांग्रेस सदस्यों ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया। 500 टन सोना गिरवी रखने के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार की ओर इशारा करने वाले वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने राज्यसभा में अपने बयान पर सफाई दी है। आनंद शर्मा ने कहा कि देश के सामने मौजूद आर्थिक संकट के मद्देनजर उन्होंने देश का सोना गिरवी रखने या उसकी नीलामी करने की वकालत नहीं की थी। इस बयान पर बवाल मचने के बाद भले ही वाणिज्य मंत्री सफाई दे रहे हों, लेकिन उन्होंने कहा था कि बैंकिंग सचिव, बैंकरों और आरबीआई को ये देखना चाहिए कि आप देश के घोषित 31,000 टन से अधिक सोने को किस तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर 500 टन को भी आज की कीमत के अनुसार मोनेटाइज कर दिया जाए तो चालू खाते के घाटे को कम किया जा सकता है। How they can benefit the people, particularly with regard to the bonds or the monetization. नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे आसाराम बापू आज मीडिया पर भड़क गए। दरअसल भोपाल एयरपोर्ट पर आसाराम उतरे तो मीडिया ने उनका पक्ष जानना चाहा। पहले तो आसाराम ने संत की तरह मधुर भाषा का इस्तेमाल किया और यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और उनके बेटे और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर संगीन आरोप लगाए। मैडम के इशारे से उनके सुपुत्र के ये सब हो रहा है। मैं कहा ठीक है भाई, करने दो जो भी करते हैं। लेकिन जैसे मीडिया ने आसाराम से पूछा कुछ पार्टियां उन्हें बचा रही हैं, आसाराम भड़क उठे। नहीं, कोई मेरे बचाव में नहीं है, गलत बात है। मेरे बचाव में कोई पार्टी नहीं है, आप मुझे सताने की कोशिश मत करिए। मीडिया पर भड़कते ही आसाराम के समर्थक भी बेकाबू हो गए और उन्होंने मीडिया कर्मियों के कैमरे को छीनने की कोशिश की और मीडिया मुर्दाबाद के नारे भी लगाए।
नाबालिग से यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आसाराम हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। कभी साजिश की बात कहते हैं तो कभी अनशन करने की बात कहते हैं। आसाराम कहते हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो भक्त बेकाबू हो जाएंगे। अब वो राजनीतिक दलों पर साजिश करने का आरोप भी लगा रहे हैं। आसाराम ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि आसाराम ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया है। आसाराम के इस बयान पर कांग्रेस ने करारा जवाब दिया है। यकीनन उन्हें माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी से माफी मांगनी चाहिए। झूठ बोले उनको कल्ला काटे। आसाराम जी, आप अपने हैसियत पहचानो। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती सेहत में आज थोड़ा सुधार देखने को मिला। आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2.25 रुपए की जोरदार उछाल के साथ 66.55 पर बंद हुआ है। बुधवार को 18 साल के निचले स्तर पर टूटने के बाद रुपए में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली है। गौरतलब है कि बुधवार को रुपया 68.80 के स्तर पर बंद हुआ था। आज रुपए ने जनवरी 1998 के बाद एक दिन की सबसे ज्यादा उछाल दर्ज की है। दरअसल आरबीआई ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए डॉलर विंडो खोली है, जिसके तहत वो कंपनियों को सीधे डॉलर बेचेगा। रिजर्व बैंक इस कदम के जरिए डॉलर की मांग के असर से रुपए को बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसे अस्थायी राहत माना जा रहा है। शुक्रवार को फिर रुपए में कमजोरी दिख सकती है। मुंबई के ठाणे में कल दिन दहाड़े हुई करोड़ों की लूट के गुनहगारों की पुलिस ने स्केच जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि कल एटीएम में पैसे भरने जा रही वैन को दिन दहाड़े 6 बदमाशों ने लूट लिया था। बदमाश कैश वैन से तकरीबन 3 करोड़ 87 लाख की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए थे। नाला सुपारा इलाके से गुजर रही एक्सिस बैंक की वैन पर बदमाशों ने घात लगाकर लूट को अंजाम दिया था। बदमाश टोयोटा क्वालिस कार से आए थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक वारदात को 6 लुटेरों ने अंजाम दिया है। आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने लुटेरों के स्केच जारी कर दिए हैं।